गुड मॉर्निंग, नमस्कार और सभी को प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूज़िक वेव्स क्लासेस में। देखिए, 12th क्लास का एक टॉपिक है बड़े गुलाम अली खां। फ़िलहाल ये टर्म 2 में है, बट जब सालाना एग्ज़ाम होते हैं, पूरे साल में एक बार एग्ज़ाम होते हैं, तब भी ये टॉपिक होता है। अभी डिवाइड कर रखा है टर्म 1 टर्म 2 ऐसे करके, बट हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके साल में एक ही बार एग्ज़ाम हो, तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं वीडियो। बट अभी के लिए आप टर्म 2 के लिए देखें। आगे बढ़ते हैं। बड़े गुलाम अली खां। देखिए, जब आप किसी सिंगर का, किसी वाद्य यंत्र बजाने वाले का आप डिटेल लिखते हैं, उसकी पूरी बायोग्राफी लिखते हैं, जीवन परिचय लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें मेन होती हैं। जैसे जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पे हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, अगर भाई मतलब फैमिली के बारे में और डिटेल दे सकते हैं, तो क्या वाद्य यंत्र बजाते थे, किस प्रकार की गायकी गाते थे, कहाँ उनका देहांत हुआ, क्या क्या उन्होंने हासिल किया, क्या क्या पद प्राप्त किए, ये सब, और क्या उनका जीवन रहा, कैसे उन्होंने मेहनत करके किस प्रकार से दुखों को झेल के, सुखों में से निकल के, जैसे भी जो भी मुकाम हासिल किया वो सब लिखना होता है। देखिए, बड़े गुलाम अली खां का जन्म सन 1903 में लाहौर में हुआ था। बड़े गुलाम अली खां का जन्म सन 1903 में लाहौर में हुआ था। उनके पिता अली बख्श व चाचा काले खां। देखिए, नाम याद रखें आप। उनके पिता अली बख्श या चाचा काले खां पंजाब के कसूर नामक गांव के निवासी थे। देखिए, निवास स्थान भी आ गया। पंजाब के कसूर नामक गांव के निवासी थे तथा पंजाब घराने के प्रसिद्ध गायक थे। देखिए, घराना क्या होता है, एक परंपरा जो सालों से चली आ रही है। एक गाने के, ये कह सकते हैं कुछ स्पेशल है गाने में, और वो लगातार उसी को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते आगे आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे घराना। गुलाम अली खां के 3 भाई थे। देखो, भाइयों के नाम आ गए हैं तो उनको याद करें। बरकत अली खां, मुबारक अली खां तथा अमान अली खां एक अच्छे संगीतज्ञ थे। घर में संगीत का वातावरण होने के कारण उनके मन में बाल्यकाल से ही संगीत की पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी। देखिए, जिस घर में जिस तरह का माहौल होता है, बच्चे उसी तरह के रिएक्शन देते हैं या वही आगे जाके उसी तरह के काम करते हैं। मान लेते हैं किसी घर में स्टडी का बहुत अच्छा माहौल है, तो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ेगा और बड़े अच्छे से नंबर लेगा अपने एग्ज़ाम में। या किसी घर में आप देखें स्पोर्ट्स का माहौल है, गेम का माहौल है, तो उस घर के बच्चे गेम में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे। तो इनके घर में क्या था, संगीत का माहौल था, संगीत का वातावरण था, जिसके कारण इनको बचपन से ही मतलब माइंड में सेट हो गया कि बचपन से ही इनको एक संगीतकार बनना है। इन्होंने बचपन में अपने चाचा काले खां से संगीत सीखा। बचपन में कहाँ से शिक्षा प्राप्त की इन्होंने? संगीत की। जब गायन सीखा तो कहाँ से? अपने चाचा काले खां से इन्होंने संगीत सीखा। किशोर अवस्था में ही इनके पिता अली बख्श ने दूसरी शादी कर ली। देखिए, किशोर अवस्था, जब ये छोटे थे तब इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। इनकी सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था, तो इनकी जो सगी माँ थी उन्होंने कहा कि गुलाम अली खां तू किसी न किसी तरह, देखिए इसको एक ना स्टोरी की तरह ले, जैसे आप वैसे पढ़ने से याद नहीं होता है, तो मैं एक स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ इसको। आप स्टोरी की तरह सिर्फ सुन सकते हैं, सुन के भी याद हो जाएगा आपको। ज़रूरी नहीं आपको पढ़ना ही पड़े। और कुछ एक आधे लाइन ऐसी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, छूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है आपको कि 4 पेज 5 पेज का ही लिखना है, 2 पेज का लिखना है, नहीं। मेन चीज़ें आप 1 डेढ़ पेज में लिख दो, काफ़ी है। एक पेज में भी अगर आप सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज अच्छे से लिखोगे तो भी काफ़ी होगा।
देखो इनकी माता जी ने, जो इनकी सगी माता जी थी, उन्होंने कहा गुलाम अली खां तो किसी न किसी तरह सारंगी बजाना सीख ले। सारंगी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम कि कैसा होता है या कोई देखने का इच्छुक है तो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल से। इनकी माताजी ने कहा कि गुलाम अली खां तो किसी न किसी तरह सारंगी बजाना सीख ले, और अब तुझे ही कमाई करके, देखो तुझे ही कमाना है, क्योंकि पिता की दूसरी शादी होने के बाद पिता का व्यवहार भी कुछ सही नहीं रहा, और जो सौतेली माँ थी उनका व्यवहार तो इनके प्रति बिल्कुल ठीक नहीं था। तो माता ने कहा किसी तरह सारंगी बजाना सीख ले, और अब तुझे ही कमा के मेरा और अपने भाइयों का पेट भरना है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े गुलाम अली खां पर आ गई। माता जी की यह बात बड़े गुलाम अली खां को घर कर गई। उन्हें यह बात हृदय को चुभ गई और वो सारंगी सीखने चले गए। सारंगी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जहाँ तहाँ उनको काम मिलने लगा। उससे जो आमदनी होती, उससे जो पैसा मिलता, उससे वो अपना और अपने परिवार का खर्च चलाने लगे। कुछ समय बाद बड़े गुलाम अली खां मुंबई आ गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात सिंधी खां से हुई। सिंधी खां कौन थे? जो एक सिंगर थे। वहाँ पर उनकी मुलाकात सिंधी खां से हुई और ये उनके पास गाना सीखने लगी। पंजाब में कुछ समय तक अपना गाना सुनाने के बाद उनका, देखो पंजाब में कुछ टाइम तक उन्होंने गाना गाया, सीखने के बाद गाना गाया, और कुछ टाइम तक गाना गाने के बाद उनका नाम पहली बार कोलकाता के संगीत सम्मेलन में, देखिए बहुत बड़े बड़े सम्मेलन आज भी होते हैं संगीत के, पंजाब में भी होते हैं, राजस्थान, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ बड़े बड़े संगीत सम्मेलन होते हैं। तो उनका पहली बार कोलकाता के संगीत सम्मेलन में नाम आया और वह बहुत प्रसिद्ध हुए और उन्हें काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई। प्रसिद्ध हुए मतलब ख्याति प्राप्त हुई। उसके पश्चात भारत के अन्य कई स्थानों से उनको निमंत्रण मिलने लगा। उसके पश्चात भारत में से अलग अलग जगह से उनको निमंत्रण मिलने लगा कि आप हमारे संगीत सम्मेलन में आइए और आप अपनी कला बिखेर जाइए। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत के प्रचार के लिए इन्होंने विभिन्न संगीत सम्मेलनों में भाग लिया। नवंबर 1943, देखिए अब जो जहाँ जहाँ पर इन्होंने संगीत सम्मेलनों में गाया, वहाँ पर सन के साथ आपको जगह का नाम मिलेगा। नवंबर 1943 में गया जी की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में और कोलकाता की एक संगीत सभा में, जनवरी 1944 में बम्बई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में, तथा नवंबर 1944 में बंगाल तथा बिहार के संगीत सम्मेलनों में भाग लिया। देखो जहाँ जहाँ उन्होंने बड़े बड़े संगीत सम्मेलनों में भाग लिया। 1943 में कहाँ, म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कोलकाता में, ठीक है। सेकंड नंबर पर 44 में कहाँ, मुंबई अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में, और 44 में ही 1944 में ही बंगाल तथा बिहार के संगीत सम्मेलन में। देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर ये पूरा यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी, देखो जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने भी इनका संगीत सुना था और प्रशंसा पत्र दिया। देखो संगीत सुना, उनको भी संगीत इतना मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने प्रशंसा पत्र दिया, और देखते देखते बड़े गुलाम अली खां इतने बड़े गायक, इतने बड़े संगीतज्ञ बन चुके थे कि आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भी उनका गायन प्रसारित होने लगा। खान साहब रियाज करने पर, देखिए रियाज से मतलब क्या है, प्रैक्टिस जब आप करते हो
जब संगीत सीखते हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की बड़ी ज़रूरत होती है। जब तक आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करोगे तो आप ना तो अच्छे वादक बन सकते हो, ना ही अच्छे सिंगर बन सकते हो। तो खां साहब का क्या था, वो रियाज़ करने पर बड़ा ज़ोर देते थे। एक बाजा उन्हें विशेष प्रिय था, एक बाजा उन्हें विशेष प्रिय था और उस बाजे का नाम था वाद्य कानून। ठीक है, एक वादा उन्हें एक बाजा उन्हें विशेष प्रिय था जिसका नाम वाद्य कानून था। इस बाजे पर वे अपनी सरगमों के साथ रियाज किया करते थे। खां साहब की आवाज़ खुली हुई थी, बहुत देखो एक कद के भी बड़े लंबे चौड़े थे और जो उनकी आवाज़ थी बहुत भारी और बहुत खुली हुई आवाज़ थी, क्योंकि रियाज करके संगीत सम्मेलनों में गा के रिपीट होते होते उनकी आवाज़ बड़ी दमदार हो गई थी तथा उन्हें आवाज़ खोलकर गाना पसंद था। वो आवाज़ खोलकर बड़े अच्छे से गाते थे। जब वे अपने कमरे में ऐसी खुली आवाज़ में सरगमों का रियाज करते तो पूरा कमरा गूंज उठता। एक तो वैसे ही दमदार आवाज़ और फिर पूरी आवाज़ में प्रत्येक स्वर को कणयुक्त। देखिए उनकी मुख्य जो गायकी में मुख्य क्या था, वो हर स्वर को कणयुक्त गाते थे। कणयुक्त से मतलब क्या है, आपका टॉपिक भी है कण क्या होता है, वो मैं करवा चुका हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। कण क्या होता है, किसी एक स्वर को गाते गाते उसके आगे या पीछे वाले स्वर को हल्का सा स्पर्श करना है, छूना, कण कहलाता है। उनके प्रभावशाली गायन का एक प्रमुख अंग था। कणयुक्त किसी भी स्वर को कणयुक्त बनाना उनके प्रभावशाली गायन का एक प्रमुख अंग था। उनकी गायकी की विशेषता कण स्वर को स्पष्ट रूप से लगाने में थी। देखियो वो कण को ना बड़ी स्पष्टता के साथ लगाते थे। कण स्वर का अर्थ है एक स्वर पर, देखो मैं बता चुका हूँ। खां साहब इस क्रिया को आरोह जब स्वरों का आरोह किया जाता और अवरोह किया जाता, दोनों प्रक्रिया करते करते वो कण स्वर लगाने में बड़े माहिर थे। खां साहब का कहना था कि भारतीय संगीत में कणयुक्त स्वर लगाने का बड़ा ही महत्व है। आवाज़ के लगाव में ही गायकी का सर्वस्व है। आगे बढ़ते हैं। ख्याल गायकी में तो वे कुशल थे ही, लेकिन पंजाब की ठुमरी गायन में भी इनका कोई जवाब नहीं था। देखिए जो ख्याल गायक क्या होता है, जब आप राग गाते हो, राग की जो बंदिश होती हैं वो उनमें एक बड़ा ख्याल होता है, एक छोटा ख्याल होता है। ख्याल गायकी तो वो गाते ही बड़ी अच्छी थे, लेकिन ठुमरी गायन में भी उनका कोई जवाब नहीं था। देखिए जब आप निरंतर रियाज करते रहते हैं तो हर प्रकार की गायकी गाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, निरंतर अगर आप रियाज कर रहे हो, आप गा रहे हो, किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप काफ़ी चीज़ों में माहिर हो जाओगे। वे ठुमरी में तानों तथा कठिन सरगमों का प्रयोग करते थे। पंजाब की ठुमरी के उनके कई रिकॉर्ड आज भी भारतवर्ष में उपलब्ध हैं। देखिए जो जब ठुमरी गाते थे तो सरगमों का, सरगम क्या, जो सारे गामा पादा नीसा सा नी दा पा गा रे सा, इनको हम सरगम कहते हैं। इनका आरोह अवरोह करते थे और बड़े अच्छे से आप अपनी ठुमरियों में बड़े अच्छे से इनको गाते थे। इनके प्रमुख शिष्य जो थे परसून, मीरा, शैलेंद्रनाथ, संध्या मुखर्जी और मुनवर अली आदि उल्लेखनीय थे। खां साहब को नाटक अकादमी से पुरस्कार मिला था। भारत सरकार ने भी इनको पद्म भूषण से विभूषित किया था। बड़े गुलाम अली खां सन 1961 में पक्षाघात से पीड़ित हुए, परंतु 1962 में वे पुनः गाने लगे। पक्षाघात से पीड़ित होने के बाद 1961 में पक्षाघात से पीड़ित हुए, 1962 में वे फिर से गाने लगे।
23 अप्रैल 1968 में हैदराबाद में इनका निधन हो गया। देखिए क्या है, आप यहाँ से एक तो ये इतना तो बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से करके जाएं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और फिर कुछ चीज़ें ये इतना, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। देखिए अगर 2 नंबर में आता है तो ज़्यादा लेंथी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्य मेन जो चीज़ें हैं उनको आप छोड़ना मत, उनको आप बड़े अच्छे से लिखना। देखिए निधन कब हुआ, पक्षाघात कब हुआ, ठीक है, और उन्होंने कब कब किस संगीत सम्मेलन में गाया, किस सन में गाया। सन थोड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं, अगर आप सन याद करते हो तो। कहाँ से उन्होंने संगीत सीखा और कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ जाकर संगीत सीखा, सबसे पहले कौन से बड़े सम्मेलन में उन्होंने गाया, ये कुछ चीज़ें आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, और किसी और टॉपिक में भी अगर दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करें और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और बच्चों को भी बेनिफिट मिल सके। शुक्रिया।